नमस्कार। लकी सेक्शन संस्थान के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने नागमती वियोग खंड के प्रथम पद पर चर्चा की थी। आज हम नागमती वियोग खंड की काव्यगत विशेषताओं पर दृष्टि डालेंगे। नागमती वियोग खंड मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रबंध काव्य पद्मावत का 30वां खंड है। इस खंड के अंतर्गत नागमती के विरह को बताया गया है। राजा रत्न सिंह जब नागमती का त्याग करके पद्मावती की तलाश में चित्तौड़ से निकल जाते हैं, उसके बाद अपने पति के विरह में रानी नागमती जिस अनुभवों को जीती है या जिन दुखों को वो वहां पर महसूस करती है, उन सब का बहुत ही मार्मिक शब्दों में वर्णन इस नागमती वियोग खंड में किया गया है। शायद इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु माना है, क्योंकि इसके समान विरह का इतना मार्मिक वर्णन संभवतः कहीं और देखने को नहीं मिलता है। पद्मावत में कुल 57 खंड है, जिसमें से नागमती वियोग खंड 30वां खंड है। इस नागमती वियोग खंड में कुल 19 दोहे हैं। 19 दोहे, इसके साथ ही यहाँ पर चौपाई की 7 पंक्तियों की या अर्दालियों के बाद एक दोहा रखा गया है, यानी दोहा चौपाई शैली में इस प्रबंध काव्य की और इस नागमती वियोग खंड की रचना की गई है। यहाँ 12 मासा का वर्णन आषाढ़ महीने से शुरू होता है और इस प्रबंध काव्य की जो भाषा है वो अवधी है, वो भी ठेठ अवधी भाषा। आइए बात करते हैं नागमती वियोग खंड की काव्यगत विशेषताओं पर। सबसे पहली विशेषता, सात्विक प्रेम की प्रधानता। देखिए, नागमती वियोग खंड के अंतर्गत नागमती का जो प्रेम है वो न तो रीतिकालीन काम वासना से युक्त प्रेम है, न ही प्रयोगवाद की तरह अहम भावना से युक्त प्रेम है। यहाँ तो नागमती ने अपने प्रेम को इस विनम्रता से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि उनका प्रेम भक्ति की ऊंचाई पर स्थापित हो जाता है। यहाँ कवि मलिक मोहम्मद जायसी स्वयं कहते हैं, गिरी समुद्र ससी मेघ रवि सही न सकई वह आगी, मोहम्मद सती सराहिए जरे जो अस प्रिय लागी। यानी वो विरह की अग्नि जिसमें गिरी यानी पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, मेघ और स्वयं सूर्य भी जिस अग्नि को सहन नहीं कर पाते, धन्य है वो नागमती जो उस विरह की आग में जलकर भी अपने पति को प्रेम करती है। तो यहाँ प्रेम का सात्विक रूप देखने को मिलता है। विरह में प्रकृति की सहभागिता। देखिए, वैसे हिंदी साहित्य में अनेक स्थानों पर प्रकृति से भी विरही के दुख में शामिल होने की संभावना जताई जाती है या आशा की जाती है, लेकिन यहाँ पर यानी नागमती वियोग खंड के अंतर्गत पहली बार प्रकृति विरही के दुख में शामिल हुई है और सक्रियता से भागीदारी भी निभाती है। फिरी फिरी रोव को नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला, तू फिरी फिरी दाहे सब पाखी, के ही दुख रे निन लावसी आंखी। यानी जब नागमती राजा रत्न सिंह के अभाव में चित्तौड़ में रहती है तो वो महलों का त्याग कर रात्रि में जंगलों में घूमती रहती है और उसके विरह की आग में जलकर सारे जो पक्षी है, जो पत्ते हैं, वो जलते रहते हैं। तब एक रात एक पक्षी स्वयं आकर नागमती के सामने पूछता है कि तुझे ऐसा क्या दुख है। विहंगम यानी पक्षी, वो पक्षी पूछता है कि तुझे ऐसा क्या दुख है जिसकी वजह से तू पूरी रात भी विश्राम नहीं कर पाती है। इस प्रकार प्रकृति स्वयं आगे बढ़कर नागमती के इस दुख में अपनी सहभागिता निभाती है। साधारणीकरण की अद्भुत क्षमता। देखिए, नागमती वियोग खंड में जब नागमती विरह की आग में जलती है या अपने दुखों का बखान करती है, तब वह एक रानी नहीं रहती। वो रानीपन को छोड़कर एक साधारण स्त्री की भांति विलाप करती है। एक साधारण स्त्री अपने पति के वियोग में किस प्रकार की बातें कर सकती है, वे सारी बातें यहाँ नागमती भी करती है। क्यों? क्योंकि जब पति के विरह या प्रेम की बात आती है तो एक रानी और एक साधारण स्त्री में कोई अंतर नहीं रहता है। और इसी साधारणीकरण के कारण ही जो पद्मावत है वो उस वक्त के लोगों के कंठाहार बन चुका था। यहाँ पर नागमती एक जगह पर कहती है, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह
मंदिर को छावा, यानी एक आम स्त्री जैसे चिंता करती है कि वर्षा का समय आने वाला है और मेरा जो कच्चा घर है उसकी छत में से पानी टपकेगा, तो मेरे पति के अभाव में उस छत को सही कौन करेगा। ठीक एक साधारण स्त्री की तरह ही नागमती जैसी रानी भी इस तरह की बातें यहाँ करती हुई नजर आती है। और यही कारण है कि आम लोग भी इस वियोग खंड से या इस पद्मावत से जुड़ पाए हैं। विरह की व्यापकता, ये नागमती वियोग खंड, नाम ही जिसका वियोग खंड है, जहां विरह की ही प्रधानता है। वहां पर नागमती एक स्थान पर कहती है, जेही पंखी के निहरे होई, कहे विरह की बात, सोई पंखी जाए जरी, तरुवर होई निपात। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि नागमती जहां जहां से गुजरती है उसके वियोग की अग्नि इस तरह से प्रज्वलित होती है या इस प्रकार से तेज है कि वो जहां जहां से निकलती है वहां पर रहने वाले पक्षी और वहां के तरुवर यानी वहां के जो वृक्ष है वो भी उस विरह की आग में जलते चले जाते हैं। इस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रकृति को नागमती के वियोग के अंदर समाहित करके नागमती के विरह को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रेम के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता, पति छोड़कर चला जाता है अन्य स्त्री की तलाश में, फिर भी नागमती ने अपने पति पर अटूट विश्वास रखा। वह विरह की आग में भी केवल इतना चाहती थी कि उसे अपने जीवन के अंतिम क्षण में ही सही अपने पति के दर्शन हो जाए, न तो उसके मरने के बाद उसकी जो राख है उसका ही स्पर्श उसके पति के चरणों से हो जाए। बस इतनी सी आशा नागमती के मन में थी। यहाँ प्रेम की प्रतिस्पर्धा, प्रतिबद्धता, दृढ़ता और समर्पण आपको हर एक पद में देखने को मिल जाएंगे। नागमती कहती है, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाए, मकुत ही मारत उड़ी परे, कंत धरे चह पाऊं। यानी नागमती कहती है कि मेरे इस तन को जला दो और जलाने के बाद जो राख बनती है उस राख को उस मार्ग पर ले जाकर डाल देना जहां मेरे पति अपने पांव रखते हैं। अर्थात जीते जी तो नहीं लेकिन मृत्यु के उपरांत ही सही अपने पति के स्पर्श को, अपने पति को वो प्राप्त करना चाहती है। लोक संस्कृति और लोक जीवन का वर्णन, मलिक मोहम्मद जायसी मुस्लिम कवि है, उसके बावजूद उन्होंने हिंदू कथा को अपने प्रबंध काव्य का हिस्सा बनाया। यहाँ पर हिंदू कथा का जब बखान किया गया या हिंदू कथा को जब लिया गया तो उसे हिंदू संस्कृति को भी यहाँ पर दिखाया गया। नागमती वियोग खंड के अंतर्गत सावन का महीना, भाद्रपद का महीना, उन महीनों में आने वाले त्योहार, उन त्योहारों को मनाने का तरीका, उस समय पहनी जाने वाली वेशभूषा, खान पान, झूलों, सबका वर्णन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस तरह यहाँ पर केवल राजघराने का या सामंतवादी जीवन का ही वर्णन नहीं है, यहाँ पर आम लोग किस प्रकार से जीवन जीते हैं वो जीवन भी आपको इस नागमती वियोग खंड में या पद्मावत में देखने को मिल जाएगा। कथानक रूढ़ियां, जायसी के काव्य में जो कथानक रूढ़ियां है वो भारतीय साहित्य की ही परंपरा रही है, जैसे ईश्वरीय हस्तक्षेप, आकाशवाणी का होना, पशु पक्षियों से बातचीत, जैसे राजा रत्न सिंह हीरामल तोते से बातचीत करते हैं तो वो एक तरह की कथानक रूढ़ी है। तो ऐसी रूढ़ियां भी आपको पद्मावत में और नागमती वियोग खंड में देखने को मिल जाएगी। 12 मासा व षट ऋतु वर्णन, 12 मासा यानी हिंदू महीने, हिंदू पंचांग के जो महीने होते हैं 12, उन 12 महीनों में जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के साथ साथ नागमती के दुख में जो परिवर्तन होते हैं उन सब का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। उसे ही 12 मासा वर्णन कहते हैं। षट ऋतु यानी हमारे यहाँ जो 6 ऋतुएं हैं उन ऋतुओं में जो प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है और उस प्रकृति के बदलते स्वरूप में जो वियोग के आग में जलने वाली नागमती के जीवन में जो परिवर्तन आते हैं या दुखों में जो परिवर्तन आते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत में वर्णित ये 12 मासा संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा माना जाता है। प्रकृति का उद्दीपन रूप, प्रकृति का रूप आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में देखा जा सकता है। आलंबन का मतलब जहां प्रकृति मुख्य रूप से हो, केवल प्रकृति का वर्णन हो। उद्दीपन का मतलब वो शैली जिसमें प्रकृति सहायक के रूप में होती है। तो यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। यहाँ वर्षा, बिजली, कोयल, पपीहे
ये सब नागमती के विरह की अग्नि को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। अतिशोक्तिपूर्ण विरह वर्णन। जायसी ने नागमती के विरह की तीव्रता को ऊहात्मक यानी अतिशोक्तिपूर्ण शैली में इसका वर्णन किया है। नागमती एक स्थान पर कहती है, एक भौरे और काक को कहती है कि तुम उड़कर जाओ मेरे पति के पास और उनको ये बोलना कि मेरी जो नागमती का शरीर जल रहा है या उसके शरीर में से जो विरह की अग्नि जल रही है, उस आग से जो धुआं निकलता है, उस धुएं से ही उस कुएं और उस भौरे का रंग काला हुआ है। तो इस प्रकार का वर्णन अतिशयोक्ति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी ने विरह का वर्णन मार्मिकता से, सुंदरता से तो किया है, साथ ही कहीं कहीं पर अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति भी देखने को मिलती है। भाषा और अगर शैली की हम बात करें तो भाषा यहाँ पर ठेठ अवधी है। यहाँ पर दोहा चौपाई शैली में इस प्रबंध काव्य को, इस नागमती वियोग खंड को लिखा गया है और यहाँ इस नागमती वियोग खंड में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।